अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे लीचेटर प्रिंसिपल से। देखिए, इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स अपने पास नोट कर दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम हो, एक रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, अब इस स्टेट में हम इसको कहेंगे कि ये जो कंडीशन है दिस इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि रिएक्टेंट का भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा और प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो होगा। अब अगर इस रिएक्शन को आप 2 दिन के बाद स्टडी करें, 3 दिन के बाद स्टडी करें, अब अगर एक रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टेबल हो गया तो उसके बाद और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। पॉइंट नंबर फर्स्ट आप नोट कर दें कि एट इक्विलिब्रियम there is no new product or form. There is no new product or form. बस जितना प्रोडक्ट बन गया होगा बस उतना बन गया होगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, मुझे तो प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के और मैं आपसे कहूँ कि नहीं मुझे 10 प्रोडक्ट्स चाहिए, और अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो ये आप सबको पता है कि नहीं, 10 प्रोडक्ट तो नहीं बनते रिवर्सिबल रिएक्शन से। तो उस सिचुएशन में हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम इस तरह कंडीशन है जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं बनती, बस जितना प्रोडक्ट बन गया होगा इक्विलिब्रियम स्टेट तक उतना बन गया होगा। आपने सारे रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है? तो अगर इफ वी नीड मोर प्रोडक्ट, अगर मैंने प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने हो तो एक ही तरीका है मेरे पास, we disturb इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तब जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। अब जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो 2 सिचुएशन हो सकती है। जब मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो या तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, और अगर मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो या तो रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, तो फिर तो रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। तो ये अब हम पे डिपेंड करेगा कि हम इक्विलिब्रियम को किस तरह डिस्टर्ब करेंगे। डिफरेंट फैक्टर्स है। अगर आपने प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने हो तो आप फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज कर सकते हैं। अगर आपने रिएक्टेंट ज़्यादा बनाने हो तो आप रिवर्स रिएक्शन को भी तेज कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है आप पे। तो यही लीचेटर प्रिंसिपल हमें यही बात एक्सप्लेन कर रहा है कि इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बाय चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसको हम डिस्टर्ब किस तरीके से करेंगे, ये 3 पॉइंट्स अपने पास नोट कर दें। टेम्परेचर से हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे जिसकी वजह से प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। प्रेशर की वजह से हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन की वजह से हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर है जिसको अगर हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे अप्लाई करें, एक केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे हो उस पे अप्लाई कर दे, तो इस कंडीशन के बाद, इस सिचुएशन के बाद वो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और या तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, या तो रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, फिर रिएक्टेंट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। और यह डिपेंड करेगा हम पे। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो या आपकी मर्जी है, आप फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज कर सकते हो, आप बैकवर्ड रिएक्शन को भी तेज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट आप नोट कर दे कि
Le Chatry प्रिंसिपल इज अप्लाई, ये जो हम Le Chatry प्रिंसिपल इज अप्लाई फॉर रिवर्सिबल सिस्टम, चाहे वो फिजिकल सिस्टम हो चाहे वो केमिकल सिस्टम हो, लेकिन रिवर्सिबल सिस्टम के लिए हम ये फैक्टर अप्लाई करेंगे। इरिवर्सिबल के लिए क्यों अप्लाई नहीं करते? क्योंकि इरिवर्सिबल में तो प्रोडक्ट वैसे भी ज़्यादा बनते हैं, सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपने प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने हो और वो रिएक्शन उसका नेचर अगर रिवर्सिबल हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनते। तो आपने किसी तरीके से उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, और वो हमें ली चैटर प्रिंसिपल बताता है कि अगर आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन पे, इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करें, या प्रेशर को कम या ज़्यादा करें, या कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करें, तो उस कंडीशन पे ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उस रिएक्शन को जिस साइड पे लेना चाहते हो, फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा करना चाहते हो तो फॉरवर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा प्रिपेयर होंगे, रिवर्स का रेट ज़्यादा करना चाहते हो तो रिएक्टेंट ज़्यादा प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो ये रिचैटर प्रिंसिपल हम इसलिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें अभी हम पहला फैक्टर पढ़ेंगे, एंड दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला फैक्टर है effect of temperature। अगर एक रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में हो तो उसको मैं टेम्परेचर की वजह से डिस्टर्ब कर सकता हूँ और उसका रेट इंक्रीज कर सकता हूँ, या तो फॉरवर्ड का रेट इंक्रीज करूँगा या तो बैकवर्ड का रेट इंक्रीज करूँगा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से पहले ये बातें नोट कर दे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनते, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन दो किस्म की होती है। या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। बस ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक जिससे हीट रिलीज हो जाए, एंडोथर्मिक जिसको आपने हीट देना हो, जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होती हो। इरिवर्सिबल के दो चांसेस है, देखो, या तो रिवर्सिबल या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और इसकी आइडेंटिफिकेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? रिएक्शन के लास्ट में आपको कुछ डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होगी, और वो अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू हो तो आप डायरेक्ट समझ जाए कि हाँ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू गिवन होगी तो आप डायरेक्ट समझ जाए कि हाँ ये रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दो सिचुएशन हो सकती है, इरिवर्सिबल या तो एक्सोथर्मिक होगा और या जो है वो एंडोथर्मिक होगा। लेकिन अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन कि उसमें एट अ टाइम दोनों रिएक्शन होते हैं। उसमें एट अ टाइम दोनों रिएक्शन होते हैं। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। इरिवर्सिबल में से या तो एक्सो होगा या तो एंडो होगा, बस। रिवर्सिबल में दोनों होते हैं। अगर फॉरवर्ड एक्सो हो तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फॉरवर्ड एंडो है तो आप कहोगे कि बैकवर्ड फिर एक्सोथर्मिक होगा। यस, सो ये बात नोट कर दे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एट अ टाइम दोनों रिएक्शन होते हैं। फॉरवर्ड अगर एंडो हो तो बैकवर्ड एक्सो होगा, फॉरवर्ड अगर एक्सो हो तो बैकवर्ड एंडो होगा। लेकिन पता किस तरह चलेगा कि अब यहां पे कौन सा रिएक्शन किस तरह है?
तो यहाँ पे आपको उसी तरह रिएक्शन में लास्ट में अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में गिवन हो तो ये आपको हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन की गिवन होती है। तो अगर नेगेटिव में हो तो आप डायरेक्ट कहे कि हाँ फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड अब एंडो है। और अगर डेल्टा H की वैल्यू आपको पॉजिटिव में गिवन हो तो ये तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन की गिवन होती है। तो अगर पॉजिटिव में हो तो आप कहोगे कि हाँ फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है और बैकवर्ड जो है वो एक्सो है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डेल्टा H की वैल्यू गिवन होगी या आपको फॉरवर्ड रिएक्शन की गिवन होगी। तो अगर नेगेटिव में है तो फॉरवर्ड एक्सो बैकवर्ड एंडो, अगर पॉजिटिव में है तो फॉरवर्ड एंडो, बैकवर्ड जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट अपने साथ नोट कर दें। ओके, पॉइंट नंबर 2, कि मोस्टली अगर मैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक को एक्सप्लेन कर दूं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होती है। वाइल एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट स्टेबल होता है फॉरवर्ड और प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे पॉइंट 2 नोट कर दे कि टेम्परेचर is responsible for bond breaking। अब जितना टेम्परेचर दोगे ना एक सब्सटेंस को तो उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। और जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो यहां से मुझे एक बात पता चली और वो ये है कि टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इट्स मीन कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करेगा। सो अब ये पॉइंट्स अपने साथ नोट कर दे कि हाई टेम्परेचर always favor endothermic direction of reaction, क्योंकि एंडोथर्मिक में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। सो आप जितना टेम्परेचर को ज्यादा करोगे एंडोथर्मिक डायरेक्शन फेवर करेगा। एंड लो टेम्परेचर, आप जितना टेम्परेचर को कम कर रहे हो, टेम्परेचर जितना कम कर रहे हो तो लो टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्ड एक्सोथर्मिक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। फिर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन फेवर करेगा। टेम्परेचर ज्यादा एंडोथर्मिक फेवर करेगा, टेम्परेचर कम एक्सोथर्मिक फेवर करेगा। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, बस इक्विलिब्रियम में ना तो प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं ना बस रिएक्टेंट, बस उतना ही क्वांटिटी होगी जितने बन गए। अब अगर लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि नहीं ये अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अब आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। सो अब अगर आप चाहते हो कि मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा करूं, उसका स्पीड ज्यादा करूं, प्रोडक्ट ज्यादा बनाऊं, तो फॉरवर्ड एक्सो है ना, तो एक्सो किस टेम्परेचर पे फेवर करेगा? लो पे। तो आप टेम्परेचर को कम करोगे, जितना टेम्परेचर को कम करोगे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन फेवर करेगा। अब अगर नहीं आप चाहते हो कि मैं रिवर्स का रेट ज्यादा करूं, तो रिवर्स तो एंडो है ना, तो फिर उस सिचुएशन में आप टेम्परेचर को ज्यादा करोगे तो फिर भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब आप कर सकते हो और वो आपकी मर्जी है। आप फॉरवर्ड का रेट ज्यादा करो, आप रिवर्स का रेट ज्यादा करो। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अमोनिया फॉर्मेशन हो, चले ये एमसीक्यूज तो बाद में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जाम्पल लेके,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपको रिएक्शन के लास्ट में जो वैल्यू गिवन है वो नेगेटिव है, तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप इस तरह कर दे कि नेगेटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट इसके ऊपर लिख दे कि हाँ ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और बैकवर्ड ऑटोमेटिकली एंडोथर्मिक हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन किस टेम्परेचर पे फेवर करेगा, तो आप कहोगे लो टेम्परेचर पे, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक फेवर कर रहा है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट नोट कर दे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज, अगर आपने फॉरवर्ड का रेट इंक्रीज करना हो, ठीक है, फॉरवर्ड का रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर। अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट इंक्रीज करना हो तो फॉरवर्ड एक्सो है, और एक्सो किस टेम्परेचर पे करेगा, फेवर लो टेम्परेचर पे, तो आप कहोगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट इंक्रीज एट लो टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर कम करना होगा और फिर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिवर्स रिएक्शन से बनता है और रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो फिर आपने रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जब रिवर्स का रेट इंक्रीज करना है तो फिर आपने टेम्परेचर को हाई करना होगा। तो पॉइंट 2 लिख दें कि बैकवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज, और बैकवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, डिकम्पोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होगा, और वो किस टेम्परेचर पे होगा, 8 हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एग्जाम्पल 2 को आप देखें, NO प्लस O2 कन्वर्टेड इंटू 2NO। अब रिएक्शन के लास्ट में डेल्टा H की वैल्यू वो पॉजिटिव में है, तो ये तो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन की गिवन होगी। तो अपने आप को मतलब रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप इस तरह कर दे कि इसके ऊपर लगा दे कि अब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड क्या हो जाएगा, बैकवर्ड एक्सोथर्मिक हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा करे, तो अब फॉरवर्ड तो एंडोथर्मिक है, तो अब आप टेम्परेचर को हाई करोगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बैकवर्ड का रेट इंक्रीज करे तो बैकवर्ड अब एक्सोथर्मिक है, तो अब आप टेम्परेचर को कम करोगे। और उस ऊपर वाले में देखो उलट सिचुएशन है, क्योंकि उसमें फॉरवर्ड एक्सो था और बैकवर्ड एंडो था। तो अब यहां पे लिख दे कि अब इस रिएक्शन के लिए इफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज, अगर मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना हो तो क्या करना होगा, 8 हाई टेम्परेचर, क्योंकि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, और उसके बाद NO2 ज्यादा बनेगा। लेकिन आप लिख दे कि इफ ए बैकवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज, तो बैकवर्ड तो एक्सोथर्मिक है, तो आप लिखोगे कि एट लो टेम्परेचर, और जब लो टेम्परेचर तो फिर ये NO2 डिकम्पोज होगा और NO और ऑक्सीजन आपके पास बनेगा। तो आपने एक रिएक्शन को देखना है कि रिएक्शन कौन सा है। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बस लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा, और एंडोथर्मिक जो है वो हाई टेम्परेचर पे फेवर करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना हो, तो उसी सिचुएशन के मुताबिक आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो।
The second factor is effect of pressure at equilibrium. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना करूं, देखो टेम्परेचर से डिस्टर्ब कर सकता हूं, वो मुझे पता चल गया, और वो अपनी मर्जी से कर सकता हूं। अगर एक्सो हो तो लो टेम्परेचर, एंडो हो हाई टेम्परेचर से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रेशर से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे और उसको मतलब फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा करे या रिवर्स का रेट ज़्यादा करे, तो प्रेशर के इफेक्ट हम 3 किस्म के पढ़ेंगे। यहां पे मैं इस तरह लिख सकता हूं कि नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह रिएक्शन भी है जिसमें अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करें या प्रेशर को कम करें, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे कोई असर नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, ना तो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे ना प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। इस तरह रिएक्शन भी है कि इंक्रीज प्रेशर the forward reaction is favored. Forward reaction is favored. इस तरह रिएक्शन भी है, अगर मैं प्रेशर को ज्यादा करूं तो फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और इस तरह रिएक्शन भी है कि इंक्रीज प्रेशर the backward reaction is favor, फिर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा। मतलब नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कहा जाएगा फॉरवर्ड की तरफ। हाई प्रेशर अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कहा जाएगा बैकवर्ड की तरफ। लेकिन वो रिएक्शन कौन से है और वो हमने पता किस तरह लगाना है। अब अगर मैं आपसे लेट सपोज कुछ एमसीक्यूज दे दूं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फेवर एट डैश प्रेशर, लेट सपोज N2O2 converted into 2NO। अगर मैं ये MCQs दे दूँ और इस पे बता दूँ कि इस रिएक्शन में अगर आपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा करनी हो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन आपने इंक्रीज करना हो, तो प्रेशर को कम करना होगा, ज़्यादा करना होगा, या नो इफेक्ट होगा। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। फॉर एग्जांपल H2 plus N2 converted into 2NO 2NH3। अब इस रिएक्शन में अगर मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा करना हो, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने हो, तो क्या करना होगा। और अगर लेट सपोज मैं आपसे ये वाला रिएक्शन बता दूं और अगर इसमें आपने प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने हो तो फिर क्या करना होगा। तो इस तरह एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि आपको किस तरह पता चलेगा कि वो कौन सी इक्वेशन है, वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप प्रेशर को कम करें, ज़्यादा करें, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, प्रोडक्ट रिएक्शन उतने होंगे। आप वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें प्रेशर का प्रोडक्ट पे डायरेक्टली इफेक्ट होगा, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। वो कौन से इफेक्ट है जिसमें प्रोडक्ट और प्रेशर का इनवर्स इफेक्ट होगा, आप प्रेशर ज़्यादा करो प्रोडक्ट कम बनेंगे, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ रिएक्शन आएगा। सो ये एमसीक्यूज नोट कर दे, ये हम अभी लास्ट में सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे
इस तरह सॉल्व करने, इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप ये कुछ नोट कर दें अपने पॉइंट्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि P is inversely proportional to volume according to Boyle's law। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से वॉल्यूम कम होगा। और हमें ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P is equal to N by V R T। तो अब यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन ज़रा देखें। P is directly proportional to N। जहाँ पे मोल ज़्यादा होंगे, ये दो बातें अपने साथ नोट कर दे, जहाँ पे मोल ज़्यादा होंगे प्रेशर का इफेक्ट वहाँ पे डोमिनेंट होगा। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जहाँ पे मोल ज़्यादा होंगे प्रेशर का इफेक्ट वहाँ पे डोमिनेंट जाएगा। जहाँ पे मोल ज़्यादा होंगे प्रेशर का इफेक्ट वहाँ पे डोमिनेंट जाएगा और उसकी वजह से वॉल्यूम कम होगा। चलो ये दो पॉइंट्स अपने साथ नोट करें। अच्छा, नो इफेक्ट, तमाम उस इक्वेशन पे प्रेशर का नो इफेक्ट होगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हो तो आप प्रेशर कम करें ज़्यादा करें कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? फॉर एग्जांपल H2I2 कन्वर्टेड इनटू 2HI, रिएक्टेंट साइड पे दे के टोटल 2 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पे दे के टोटल 2 मोल्स है, 2 मोल्स, यहां पर भी 2 मोल्स है। तो अगर मैं प्रेशर को अप्लाई करूं इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। प्रेशर का इफेक्ट उस साइड पे डोमिनेंट जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल सेम है तो दोनों पे इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा। तो जितना अगर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा जितना रिएक्शन इस साइड पे जाएगा उतना रिएक्शन उस साइड पर भी आएगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरह रिएक्शन नोट कर दे जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर मोल्स बराबर हो तो वहाँ पे आप डायरेक्ट बता दें कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। जिस तरह मैंने एक दूसरा इक्वेशन लिख दिया, N2O2 कन्वर्टेड इनटू 2NO, नो इफेक्ट। इस रिएक्शन से भी आप इक्विलिब्रियम को प्रेशर से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इस रिएक्शन से भी आप इक्विलिब्रियम को प्रेशर से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो तमाम इक्वेशन, वो तमाम रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो वहाँ पे प्रेशर का इक्वल इफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो उस टाइम इक्विलिब्रियम प्रेशर से डिस्टर्ब नहीं होगा। सेकेंड वन, इंक्रीज प्रेशर बाय फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवर। अच्छा, वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें अगर मैं प्रेशर को अप्लाई करूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन अब फेवर करेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर मीन प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो तमाम रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट से। तो उस सारी रिएक्शन पे आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करेगा। एग्जाम्पल 3H प्लस N2 कन्वर्टेड इनटू 2HNO3। अब यहाँ पे आप देखें टोटल 4 मोल्स है, यहाँ पे आप देखें टोटल 2 मोल्स है। प्रेशर का इफेक्ट कहाँ पे डोमिनेंट जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँ इस साइड पे डोमिनेंट आएगा। तो अगर यहाँ पे आप ज़रा सोचें ना, यहाँ पे अगर प्रेशर डोमिनेंट आ गया तो हमने तो दूसरा लॉ भी पढ़ा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब देखो यहाँ पे जब प्रेशर डोमिनेंट आ गया तो वॉल्यूम यहाँ से कम होगा और जब यहाँ से कम होगा तो कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड की तरफ जाएगा ना। तो मीन प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा बन जाएगा।
क्योंकि जितने मोल ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट मीन प्रेशर उतना वहाँ पे डोमिनेंट आएगा, और जितना प्रेशर यहाँ पे डोमिनेंट आएगा तो फिर वॉल्यूम जो है वो कम होगा, और वॉल्यूम यहाँ से जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली आप कहोगे कि फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। यहाँ से वॉल्यूम कम, वहाँ से ज़्यादा, तो मीन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा होते जाएंगे। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट से, तो आप जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उस सिचुएशन पे आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करेगा। और ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के कम हो और प्रोडक्ट के ज़्यादा हो, तो आप जितना प्रेशर अप्लाई करो तो वहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा। एग्जाम्पल PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2। अब उसी तरह वहाँ पे मोल ज़्यादा है ना, तो अगर मैं प्रेशर को अप्लाई करूँ तो यहाँ पे डोमिनेंट आएगा प्रेशर। तो अब यहाँ पे अगर डोमिनेंट आ गया तो ऑटोमेटिकली फिर वॉल्यूम वहाँ से कम होगा, और जब यहाँ से कम होगा तो कहाँ पे आएगा वॉल्यूम, इस साइड पे आएगा, तो मीन बैकवर्ड रिएक्शन वहाँ पे फेवर करेगा। तो ये आप नोट कर दें, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो वहाँ पे हमने जो 3 MCQs लेके थे जिसमें मैंने दोनों के मोल्स बराबर लिए थे, आप लिख दें कि वहाँ पे नो इफ़ेक्ट। रिएक्टेंट के अगर मोल ज़्यादा हो तो फॉरवर्ड का डायरेक्शन आप ज़्यादा करोगे हाई प्रेशर से, और अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हो तो फिर बैकवर्ड का डायरेक्शन आप ज़्यादा करोगे हाई प्रेशर से। ओके, इन दो फैक्टर पे एक MCQ सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 3H2 प्लस N2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3 -92.8 किलो जूल पर मोल।